Okay, let us start. Page number 279 था, आई थिंक. सॉरी, 280 से चालू करते हैं, बराबर है. लेट अस स्टार्ट विद पेज नंबर 280. वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड by one distinct person to another distinct person. ये यहां आपको बताया गया है. अब वन डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं और अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं? चलो समझते हैं पहले ये कंसेप्ट को कि व्हाट इज वन डिस्टिंक्ट पर्सन एंड अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन. सपोज मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो हम लोग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. बट चलो, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं बड़ौदा में, बट मेरा एक ब्रांच मैंने बॉम्बे भी खोल के रखा है. और आपको मालूम है कि जीएसटी में अगर आप दूसरे स्टेट में ब्रांच खोलते हो तो वहां आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना है. तो वो जो ब्रांच है मेरी बॉम्बे ब्रांच, वो भी रजिस्टर्ड है. ठीक है. तो अब मेरे को बताओ, दी लिमिटेड बड़ौदा एंड दी लिमिटेड बॉम्बे दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हुए. ठीक है. अब एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को सप्लाई करता है गुड्स या सर्विस का, तभी जीएसटी लगता है. ये सिंपल सा नियम है जीएसटी का. जीएसटी में जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सप्लाई करता है तब जीएसटी लगता है. गुड्स या सर्विस दोनों में से कुछ भी, उसका सप्लाई होना जरूरी. अब आप देखो पेज नंबर 80 पे उन्होंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन डिस्टिंक्ट पर्सन टू अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन. रूल नंबर 32(7). उसमें लिखा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच क्लास ऑफ सर्विस providers as may be notified by the government on the recommendation of the council as referred in paragraph 2 of schedule 1 of the CGST Act 2017 between distinct person referred in section 25 where the input tax credit is available shall be deemed to be nil. अब थोड़ा आईटीसी का पॉइंट है, बट फाइन. उससे पहले मैं आपको शेड्यूल 1 में ले जा रहा हूं क्योंकि उन्होंने यूज किया है ये शेड्यूल वर्ड को. देखो कहां यूज किया है, तो यहां उन्होंने यूज किया है ये शेड्यूल 1 पैराग्राफ 2 ऑफ शेड्यूल 1. दे हैव यूज्ड दिस वर्ड. ओके. एंड दूसरा सेक्शन 25 यूज किया है उन्होंने टू एक्सप्लेन अबाउट डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. ठीक है. डिस्टिंक्ट पर्सन कहां डिफाइन किए, तो भाई सेक्शन 25 में. अब सेक्शन 25 है ना, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है, बट मैं बता देता हूं कि उसमें क्या है. रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो डिस्टिंक्ट पर्सन है उसमें मैंने अभी जो बताया था ना कि दे लिमिटेड का बड़ौदा ब्रांच है, बॉम्बे ब्रांच, तो दे आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25. एंड इधर क्या लिखा है कि वेयर आईटीसी अवेलेबल शैल बी डीम्ड टू बी निल. जहां आपको आईटीसी कितना मिलेगा, नील मिलेगा, मींस आईटीसी नहीं मिलेगा. अब उन्होंने ना हमको शेड्यूल 1 खोल के दे दिया है. शेड्यूल 1 देखो, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. तो उसके अंदर आप देखो शेड्यूल 1 के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 provided that gifts not exceeding 50,000. अब आपको याद हो सप्लाई टू रिलेटेड, सप्लाई टू डिस्टिंक्ट, ये जो हम शेड्यूल 1 पढ़ते थे उसके अंदर ये था. तो उसमें रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं एंड डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं. डिस्टिंक्ट पर्सन में उन्होंने कहा है कि सेक्शन 25 के हिसाब से जो डिस्टिंक्ट पर्सन है मींस डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. ओके, ये बात था. अब ये वाला केस है ना, कहाँ आता है, तो रूल नंबर 32(7) के अंदर आता है. रूल नंबर कौन सा, 32(7). अब 32(7) क्या बता रहा है देखो. तो वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन डिस्टिंक्ट पर्सन टू अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन, उसका वैल्यू कैसे लेना है, तो यहां लिखा है वैल्यू.
of taxable services provided by such class of service as may be notified by government on the recommendation of council or as referred in this. अब देखो ये लास्ट वर्ड है, shall be deemed to be nil. अब ये है ना कनेक्शन है, वैल्यू shall be deemed to be nil मीन्स बीच में जो था ना, ये जो था यहां से मैं बताऊं, यहां से ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे किसके बारे में कि भाई ये सर्विसेज या गुड्स किसकी बात कर रहे हैं, बट जो भी है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, सॉरी सर्विसेज, बट कौन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बात यहाँ थी कि भाई वो डिस्टिंक्ट पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एक दूसरे को दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, शैल बी ट्रीटेड एज नील, नील लेना है, उसका वैल्यू क्या लेना है, नील। मीन सपोज मैं वैल्यू दे रहा हूं, मीन्स मैं सर्विस दे रहा हूं किसको, रिलेटेड पर्सन को और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो उसकी वैल्यू मेरे को कितनी लेनी है, नील। बट ये कब है, ये स्थिति कब आएगी, तो उसके लिए एक कंडीशन, वो कंडीशन क्या है देखो, आई थिंक मेरा म्यूट हो, तो कंडीशन क्या है मालूम है, ये कंडीशन है वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। जब आप आईटीसी लेते हो ना, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस सो एंड सो शैल बी डीम्ड टू बी टेकन एज नील, ऐसा आपका रूल नंबर 32 सब रूल 7 बता रहा है। अब उन्होंने बताना शुरू किया, बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने जो बतानी थी वो बाकी रह गई है। डायरेक्टली 30 आगे रूल नंबर 33 है या 34 चालू कर दिया है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो थी 32.2, 32.3, 32.4, ये जो चीजें थी कि मनी एक्सचेंज सर्विस, एयर ट्रैवल एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, ये सब का है ना उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, कोई बात नहीं, उन्होंने भले एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप देखो डायरेक्टली उन्होंने रूल नंबर 33 चालू कर दिया इधर, एंड रूल नंबर 33 इज फॉर प्योर एजेंट, तो मैं अभी नहीं जा रहा हूं उधर, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं रूल नंबर 32 को ही। और रूल नंबर 32 को आप देखो इधर, सब लोग मेरे साथ आ जाओ, ये थोड़े पेजेस आगे जहां रूल नंबर 32 शुरू हो रहा है, ये रहा। कौन सा पेज है देखो तो, ये है आपका पेज नंबर 275, 275 पे आ जाओ सब लोग अपने मॉड्यूल में, उसमें 32.1 है मनी एक्सचेंज सर्विस, फिर है एयर ट्रैवल एजेंट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, फिर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, और है ना बाजू में क्या लिखा है मालूम है, ऑलरेडी कवर्ड। सर हमने तो पढ़ा नहीं, तो ऑलरेडी कवर्ड कहाँ से आ गया, तो वो कवर्ड इसलिए हुआ कि ये है ना एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो स्टडी नोट 3 में है, और स्टडी नोट 2 के अंदर, स्टडी नोट 2 के अंदर उन्होंने एक एग्जम्पशन लिस्ट जो हमारा पढ़ना बाकी है उसके अंदर उन्होंने ये ऑलरेडी दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है, ये 32.2, 32.3, 32.4, इतनी चीजों को उन्होंने एग्जम्पशन लिस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो अब सर हमको अभी राइट नाउ वो पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, अभी पॉइंट चल रहा है हमारा, तो ये तीन चीजें 32.2, 32.3, 32.4, ये तीन चीजें हमको उधर से पढ़नी चाहिए। तो अब उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा सर, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मॉड्यूल में आगे स्टडी नोट 2 के अंदर, और स्टडी नोट 2 के अंदर मनी एक्सचेंज सर्विस पे जाना पड़ेगा। अब सर वो कहाँ कौन से पेज पे होगा, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम वर्क, बट वहां ही हम ये पढ़ेंगे, राइट नाउ ही पढ़ेंगे मनी एक्सचेंज सर्विस, फिर एयर ट्रैवल एंड फिर लाइफ इंश्योरेंस, सभी चीजें मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। आपके सामने मैंने एक मॉड्यूल खोल के रखा है, वो मॉड्यूल में मैं अभी सर्च ही कर रहा हूँ, तो लेट अस सी मनी एक्सचेंज सर्विस।
और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो दैट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। पेज नंबर 135 पे आ जाइए सब लोग। पेज नंबर कौन सा? 135। हाँ, तो मनी एक्सचेंज सर्विस जो है वो कहाँ डिफाइन की गई है, तो वो मैं अब आपको लिखा देता हूं आपको। चलो सब लोग मेरे साथ अपने मॉड्यूल में पेज नंबर 275 पे जहां मनी एक्सचेंज सर्विस थी वहां आप एक चीज लिख दो कि भाई रिफर पेज नंबर 135। और वहां अब 135 जो आपके स्क्रीन पे खुला है उसको देखो जरा, मनी एक्सचेंज सर्विस। अब रूल 32 चल रहा है तो मैं उसको खत्म करता हूं। तो मनी एक्सचेंज सर्विस में क्या लिखा है? मनी एक्सचेंज सर्विस में लिखा है रूल 32 के हिसाब से, देखो 32(2)(a) राइट साइड पे है एंड 32(2)(b) लेफ्ट साइड पे है। पहले मैं 32(2)(b) पढ़ा रहा हूं कि दो ऑप्शन है हमारे पास मनी एक्सचेंज के लिए। सपोज मैं अब जरा पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि सपोज मैं बैंक में रुपए लेके जाता हूँ डॉलर, और डॉलर को एक्सचेंज करके मेरे को क्या चाहिए, तो रुपीस चाहिए, इंडियन रुपीस चाहिए। तो उसमें मेरे को कितना सर्विस टैक्स मींस जीएसटी कितना भरना पड़ेगा? पहले तो ये सर्विस है मनी एक्सचेंज सर्विस, क्योंकि जब मैं मनी एक्सचेंज करता हूँ ना तो मेरे को क्या मिलता है, सॉरी मेरे को क्या देना पड़ता है, कमीशन। मींस बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर कोई डीलर को जो मनी एक्सचेंज का काम करता है, उसके पास जब मैं डॉलर एक्सचेंज कराता हूँ तो वो मेरे से कमीशन चार्ज करता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ही इज अ सप्लायर ऑफ सर्विस, और उसको जो अदर देन जो मनी का वैल्यू है उसके अलावा अपनी जो सर्विसेज का जो रुपया मिलता है उसको सप्लाई बोलेंगे। वो सप्लाई पे वो जीएसटी भरेगा। अब वो जीएसटी गिनने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो जरा स्क्रीन पे, सी द फर्स्ट स्टाइल। तो 32(2)(b) में लेफ्ट साइड पे मैं पहले बता रहा हूँ, पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला 32(2)(b क्या बताया है कि अगर आप अमाउंट देखें सबसे पहले कि कितनी अमाउंट आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो लेस देन 1 लाख है तो रेट है 1%। क्या है? 1% इज द रेट। ओके, 1% इज द रेट। एंड जीएसटी यहां आपको है ना सीधा जीएसटी मिलता है, वैल्यू नहीं, डायरेक्टली टैक्स मिल जाता है। कितना जीएसटी है? तो सपोज मैंने 80,000 रुपए एक्सचेंज करा है, तो 80,000 का 1% कितना होता है? 800 रुपया। तो यहां लिखा है कि मिनिमम 250, मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1000। अब इसका मीनिंग क्या है कि अब 800 रुपया इज मोर देन 250 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 800 रुपया वुड बी द वैल्यू। बट सपोज किसी ने सिर्फ 20,000 एक्सचेंज करा है, 20,000 का 1% होता है 200 रुपया, तो 200 नहीं लेना है, मिनिमम 250 तो लेना ही लेना है। तो जीएसटी मिनिमम 250 लगेगा ही लगेगा। अब चलो आपको 1 लाख से 10 लाख के बीच में मनी एक्सचेंज करना है, तो वैल्यू कितना होगा? सपोज किसी को 6 लाख रुपए मनी एक्सचेंज किया, किसी ने 6 लाख का तो कितना जीएसटी भरना पड़ेगा? तो उन्होंने लिखा है कि अबोव 1 लाख बट बिलो और इक्वल टू 10 लाख। अब ये वाले केस में रेट कितना होगा? 0.5 मींस पहले 1 लाख पे तो 1% लगेगा। सो पहले 1 लाख का कितना होगा? 1% दैट इज 1000 रुपीज।
तो वो 1000 इधर उन्होंने फिक्स कर दिया कि देखो ये 1000, बट बाकी के 9 लाख पे 0.5%। अब 9 लाख का आप चलो 5% करो, 0.5%, 9 लाख का 1% होगा 9000, तो उसका आधा 0.5% कितना होगा 4500। तो अब चलो 1000 में 4500 ऐड कर दो तो 5500 आए मैक्सिमम। बट मैं तो कितनी फिगर बोल रहा था कि भाई 6 लाख एक्सचेंज कराए, तो 6 लाख पे पहले 1 लाख का कितना लगेगा 1000, वहां 1%, एंड इंक्रीमेंटल 5 लाख पे 5% लगेगा। 5 लाख पे 5% कितना होता है 2500, तो 2500 प्लस 1000 ऐसा करके 3500 आएगा। एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो ये सीधा हमको जीएसटी का अमाउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जीएसटी का अमाउंट। ये और ये भी ऑप्शन है 32(2) में एक्सप्लेन किया गया है कि आप ये ऑप्शन ले सकते हो। चलो अब आप सपोज 10 लाख से ज्यादा एक्सचेंज कराने जा रहे हो, कितने 10 लाख से ज्यादा, तो उसमें पहले 1 लाख का 1000, फिर नेक्स्ट 9 लाख का 0.5 के हिसाब से 4500, मीन्स टोटल मिला के पहले 10 लाख पे ये 5500, एंड 10 लाख के ऊपर सपोज एक फिगर एज्यूम कर रहा हूँ कि 25 लाख रुपया है और मैंने 25 लाख रुपए एक्सचेंज कराए मनी एक्सचेंज वालों के पास, तो ये 25 लाख पे पहले 10 लाख पे 5500 रुपए। वो 10 लाख का भी क्लासिफिकेशन क्या है? पहले 1 लाख का 1000, फिर नेक्स्ट 9 लाख का 4500, 10 हो गए। अब मैंने बताया था 25 लाख, तो नेक्स्ट 15 लाख, नेक्स्ट 15 लाख पे कितना होगा? तो नेक्स्ट 15 लाख पे आपको 0.1%, अब है ना कैलसी पे चेक करो, नेक्स्ट 15 लाख पे 0.1% करो आप, कितना आता है? 15 लाख का 0.1%, 15 लाख का 1% करोगे तो 15,000 आएगा, उसका भी पॉइंट मीन्स 1500, तो 1500 ऐड कर दो, 5500 में 1500 ऐड कर दो, कितना आता है? 7,000 रुपया आएगा। तो आर यू गेटिंग दिस? सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब है ना ये कंसेप्ट पे आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे, टेंशन मत करो। ठीक है, ये कंसेप्ट पे आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करने को मिलेगा, उन्होंने छाप के दिया है एग्जाम्पल, मैं आपको वो एग्जाम्पल भी कराऊंगा अभी मनी एक्सचेंज सर्विस का। ठीक है, बट पहले ऑप्शन समझ ले कि पहला ऑप्शन ये है एंड दूसरा ऑप्शन कौन सा है 32A, वो उसके राइट साइड पे। चलो स्क्रीन पे देखो, मैंने लेफ्ट साइड वाला समझा दिया, आप राइट साइड वाला समझाता हूँ। अब देखो मैं समझाने जा रहा हूँ 32(2)A, क्या हुआ? कोई डाउट है किसी को? चलो आगे बढ़ता हूँ। 32(2) है पहला ऑप्शन है ये, दिस इज द ऑप्शन, कंपल्सन नहीं है, ये दोनों में से मेरे को जो सस्ता पड़ेगा ना वो मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। चलो ये ऑप्शन में 32(2)A बता रहा है, उसमें उन्होंने 3 सिचुएशन को डिफाइन किया है। सपोज केस 1, चलो एक्सचेंज रेट है 62 रुपीज, बट आरबीआई का एक्सचेंज रेट है 61 रुपीज, तो डिफरेंस कितना आया 1। अब सपोज मैंने कितने डॉलर एक्सचेंज किए? 1 लाख डॉलर, तो 1 लाख डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये मेरे को क्या मिलेगा? टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा 1 लाख सर्विस का, और ये जो सर्विस का वैल्यू है उस पे मेरे को जीएसटी रेट अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? जीएसटी का रेट। अब मनी एक्सचेंज पे जीएसटी का रेट कितना है? तो भाई मनी एक्सचेंज पे जीएसटी का रेट है 18%, तो जीएसटी रेट अप्लाई कर देना। यहां हमको है ना डायरेक्टली जीएसटी का अमाउंट मिल जाता था, देखो यहां मेरे को क्या मिलता है? वैल्यू मिलता है। ये क्या है? टैक्सेबल वैल्यू, और फिर ये वैल्यू पे मेरे को रेट अप्लाई करना है। उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि सपोज ये वाले एग्जाम्पल, अगर ये सिनेरियो है कि मेरे को 1 लाख डॉलर एक्सचेंज करने हैं, जब एक्सचेंज रेट मार्केट का है 62, बट आरबीआई ने 61 बताया है, तो ये दोनों का डिफरेंस है 1, तो दैट 1 रुपीज आई हैव टू अप्लाई टू 1 लाख डॉलर एंड दैट वैल्यू वुड बी 1 लाख, और वो 1 लाख पे मैं 18% रेट लगाऊंगा। बट केस 2, ऑप्शन नंबर 2, उसमें क्या है कि सपोज नो आरबीआई रेट इज एप्लीकेबल। सपोज आपको आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं मालूम है, मींस आरबीआई का एक्सचेंज रेट क्या है वो आपको नहीं मालूम है, बट आपको एक्चुअल एक्सचेंज रेट मालूम है।
भाई एक्चुअल एक्सचेंज रेट यही वाला लिया है, 62 इधर लिया था तो यही 62 इधर लिया है, बट आरबीआई का रेफरेंस रेट ये 61 नहीं दिया उन्होंने। और $1,00,000 तो क्या कर देने का, सीधा 1% ले लेने का। 1% किसका, जो भी अमाउंट आपने एक्सचेंज किया, मीन्स $1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 62, उसके हिसाब से कितना आ रहा है 62 लाख, उसका 1%, 62 लाख उसका 1% मीन 62,000, दैट वुड बी योर टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ भी आपको वैल्यू मिलेगा और यहाँ भी आपको जीएसटी के रेट से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा उसको, है ना, जीएसटी रेट से। क्यों, क्योंकि जब वैल्यू मिलता है तो वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाइड करते हैं, रेट ऑफ टैक्स से। तो रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाइड करेंगे तब एग्जैक्ट जीएसटी मालूम पड़ेगा। ये पहले ऑप्शन में तो सीधा आपको जीएसटी मिल जाता था, यहाँ आपको वैल्यू मिल रही है। ये तीसरा जो केस है ना, उसके अंदर भी आपको वैल्यू ही मिलता है, पर ये तीसरा केस कौन सा है, जब क्रॉस करेंसी, क्रॉस करेंसी मीन्स क्या, आप डॉलर का यूज करके सपोज यूरो लेना चाहते हो और या पाउंड लेना चाहते हो। देखो उन्होंने ये एक एग्जांपल लेके बताया कि मेरे पास $1,00,000 है, पहले तो मैं ये क्रॉस करेंसी को टिक करता हूँ, मेरे पास $1,00,000 है और उसको एक्सचेंज करके मेरे को यूके का पाउंड मिला, मीन्स यूके में पाउंड है, पाउंड, और ये पाउंड का साइन है। अब $1,00,000 को एक्सचेंज करके 60,000 पाउंड लिए तो मेरे को कितना रेट देना, मीन्स जीएसटी का वैल्यू कितना। तो आरबीआई रेफरेंस रेट्स उन्होंने दिए हैं कि भाई 62 रुपया पर डॉलर एंड पाउंड का है 80 रुपीज। तो अब है ना, मैं करूंगा पहले क्या करूंगा कि ये $1,00,000 है, बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय मेरे को कितना रेट मालूम पड़ा कि भाई डॉलर का रेट है 62, तो ये 62 से मल्टीप्लाइड किया मैंने, तो मेरे को कितना मिला, 62 लाख मिला। तो पहला मेरे को ये ले लेने का 62 लाख। फिर ये 60,000 पाउंड है, उसका भी एक्सचेंज रेट मेरे को मालूम है रुपीज में, रुपीज में उसका एक्सचेंज रेट है 80। तो मैंने 60,000 पाउंड को 80 रुपीज से मल्टीप्लाइड कर दिया, कितना आता है 48 लाख। 48 लाख। अब मेरे को क्या करना है, ये दोनों में से विच एवर इज लोअर लेना है, विच एवर इज लोअर। तो 48 लाख आया और ये 48 लाख का 1% ले लेने का, ठीक है। तो कितना आया 48,000, तो ये वैल्यू आया। अब ये वैल्यू जो भी आया उसको मैं फिर से मैं किससे मल्टीप्लाइड करूंगा, जीएसटी रेट से, जीएसटी के रेट से मल्टीप्लाइड करूंगा, और जीएसटी के रेट से मल्टीप्लाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, जीएसटी मिल जाएगा। यहाँ है ना जीएसटी डायरेक्ट मिलता था और यहाँ हमको वैल्यू मिलती थी। अब मेरे को क्या करना है, दोनों हिसाब से कैलकुलेशंस करने हैं और उसमें से मेरे को जो सबसे बेटर मिले, क्या, जो सबसे बेटर मिले, मींस जहां जीएसटी कम आता है वो ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा। एवरीवन गेटिंग? तो ये मैंने आपको है ना एक रास्ता दिखा दिया जो उन्होंने रूल नंबर 32(2) में दिया हुआ है मनी एक्सचेंज रेट वालों के लिए। अब है ना उसके बेस पे आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं आगे, 180, 181, 182, ये 3 एग्जाम्पल है। ये तीनों एग्जाम्पल ये रूल नंबर 32(2) के बेस्ड है ना। तो सर फिर ये एग्जाम्पशन वालों में क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने है ना पेज नंबर देखो 134 देखो खोल के, एक्चुअली उन्होंने आपको एक्सप्लेन करना चालू किया है। आप ये देखो ये पेज पे आ जाते हैं, वो हमको एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, देखो एक्चुअली एग्जाम्पशन लिस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें एक एंट्री नंबर 27 है, बैंकिंग एंड एनबीएफसी, और वो एग्जाम्प्टेड है, बट उसके अंदर उन्होंने उसको समझाने के लिए और उसके रिलेटेड जितने जितने पॉइंट है सब ले लिए। अब उसमें देखो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिया है बैंकिंग का, एंड फिर उन्होंने ये मनी एक्सचेंज सर्विस के लिए इधर दिया है। अब बैंक वाला ये मनी एक्सचेंज सर्विस भी दे रहा है, सो दैट इज वाई उन्होंने ये सब चीजें इधर लिखी है, ठीक है। आइडियल इट इज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन सेक्शन 32(2). तो अब मैं आपको सेक्शन सॉरी ये एग्जांपल नंबर 180 पे ले जाता हूँ।
और ये तीनों एग्जाम्पल समझा दूंगा तो आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 180। On 25th of February 2020, whatever, Mr. X located in Chennai has converted US dollar 100 into rupees. तो कितना डॉलर एक्सचेंज किया है? $100 और into which INR, INR का फुल फॉर्म है इंडियन रुपीज। अब एक्सचेंज रेट कितना है? 62 पर US डॉलर थ्रू अकबर ट्रैवल मनी एक्सचेंजर। अब ये अकबर ट्रैवल मनी एक्सचेंजर एक डीलर है जो मनी एक्सचेंज करता है। RBI's रेफरेंस रेट was 61 ये एंड 61.5 ये। सर ये दो क्यों दिए है? आरबीआई आपको 61 पे बाय करेगा और 61.5 पे बेचेगा, ये एक्सचेंज रेट उन्होंने दिया है। अब अकबर को क्या करना था? डॉलर देके रुपीज लेने थे, तो अकबर वांट्स टू सेल द डॉलर। अब अकबर डॉलर को बेचेगा तो आरबीआई डॉलर को बाय करेगी, तो आरबीआई कितने में बाय करेगी? 61 पे। तो मेरे को यहाँ कौन सा लेना है? 61, क्योंकि आरबीआई परचेज 61 पे करेगा। ओके, तो अब देखो, और ये मिस्टर एक्स को क्या करना था? ये डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना था, मींस ही वांट टू सेल डॉलर। क्या कर रहा था वो? सेल डॉलर, ही वांट्स टू सेल डॉलर। और डॉलर सेंड करना था तो आरबीआई क्या करती? बाय करती, तो उसका बाय रेट लेना पड़ता है। ये 61 जो है बाय रेट है एंड 61.5 सेल रेट है। अब चलो, पहले तो 32 टू ए के हिसाब से वैल्यू निकालो एंड दूसरा 32 बी के हिसाब से वैल्यू निकालो। अभी उन्होंने ना 32 टू ए बोला है। नाउ व्हाट इज 32 टू ए? 32 ए टू ए मींस ये, इसकी बात हो रही है। अब उसके हिसाब से तो देखो, मेरे को एक्सचेंज रेट 62 मालूम है, आरबीआई का एक्सचेंज रेट भी मालूम है, तो मैं क्या करूंगा? ये दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। चलो बताओ, 61 एंड 62 का डिफरेंस ये आया नीचे जवाब में, और उसको $100 से मल्टीप्लाइड किया, तो मेरे को वैल्यू कितनी आई? 100 रुपया। और ये 100 रुपए का 18% जीएसटी रेट बराबर है, तो 18% जीएसटी रेट लगाओगे तो सी जीएसटी 9 एन एस जीएसटी 9 ऐसा आएगा। आर यू गेटिंग? तो पहला आंसर आ गया। एंड अब दूसरा आंसर, हाउ मच जीएसटी लायबल टू पे इन केस वेयर आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो क्या होता? तो हम इधर जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, केस 2 में, वेयर नो आरबीआई रेफरेंस रेट। तो जो भी यूएस डॉलर है उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके जो आ रहा है उसका 1% ले लो, दैट वुड बी द वैल्यू। तो देखो आपने क्या किया, ये जो $100 थे, है ना, ये 100 क्या थे? डॉलर। उसको आपने किससे मल्टीप्लाइड किया? हमारे एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट कितना है? 62 एक्चुअल एक्सचेंज रेट, इससे मल्टीप्लाइड किया तो ये आया, और उसका 1% दैट इज वैल्यू, तो 62 रुपया वैल्यू आया। और ये 62 रुपए का 18% करो मीन्स 99%, तो ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल खत्म होता है, एग्जाम्पल नंबर 180। अब है ना, ये मीटिंग में आई थिंक ओनली 1.10 मिनट ही रह चुके हैं, तो मैं राइट नाउ ये मीटिंग को अभी इधर एंड करता हूँ और तुरंत ही दूसरी मीटिंग शुरू करता हूँ। ठीक है।